गृहिणी या आईबीएस की चिकित्सा के अंदर हमने यह समझा कि अग्नि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारा बल अग्नि पर दिया गया, अर्थात क्योंकि अगर अग्नि नहीं होगी तो अच्छा पाचन नहीं होगा, अग्नि खराब होगी तो पाचन अच्छा नहीं होगा और सभी की सभी जो शरीर का निर्माण होगा, जितनी भी टिश्यूज होंगी, जितनी भी धातुएं होंगी, वह सभी उचित नहीं बनेंगी तथा पेट खराब होने की समस्या, आईबीएस या तमाम जो समस्याएं हैं शरीर से रिलेटेड, वह सब मुख्य तौर पर अग्नि के बिगड़ने से ही होती हैं। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अग्नियां भोजन को पचाती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जानना जरूरी है। और गृहिणी दोष की शुरुआत या कहें कि आईबीएस की शुरुआत किस प्रकार से होती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। हमारे भोजन के पचने में जो सहायक चीजें होती हैं, हमारे अग्नि के साथ साथ विशेष करके 5 चीजें होती हैं। अगर वो 5 चीजें प्लस में अग्नि, यानी कि ये 6 की 6 सही रहने वाली हैं या कहें कि हम उचित तौर पर इनको करें, तो जाकर के भोजन अच्छे से पचता है और सभी न्यूट्रिएंट्स हमें देता है, या कहीं कि रस रक्त आदि जो सप्त धातुएं होती हैं उनका अच्छे से निर्माण होता है। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है वह आयुर्वेद ऐसा कहता है कि क्लेद, क्लेद अर्थात कि जल, यानी कि भोजन में कुछ नमी होनी चाहिए। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी अगर आप सीधा खाते हैं तो वो बहुत कड़क है, हार्ड है, वो डायरेक्ट पचने के लिए अभी इतनी ज्यादा सही नहीं है, अग्नि पर प्रभाव उस पर अच्छा नहीं होगा, उसको थोड़ा नरम होना पड़ेगा। तो नरम कौन करेगा? क्लेद अर्थात कि जल, जिसको कहा जाएगा आयुर्वेद की भाषा में क्लेद। तो मुख के अंदर जो आपके लार होता है तो वो उसे नम या कि नरम करता है। फिर उसके बाद प्राणवायु, प्राणवायु क्या करती है? उसको नीचे ले जाने का काम करती है, आमाशय तक। वो वहां से धकेल करके वो नीचे पहुंचाती है, आमाशय में पहुंचता है। फिर आमाशय में क्या होता है? क्लेदक कफ होता है, यहाँ जो मुंह में होता है बोधक कफ होता है। फिर प्राणवायु ले गई, यानी कि जल, प्राणवायु। फिर जो आमाशय के अंदर क्लेदक कफ होता है उसमें स्नेह देता है, स्नेह अर्थात कि चिकनाई देता है। चिकनाई होने से भोजन नरम हो जाता है, काफी ज्यादा मुलायम हो जाता है। जैसे घी के अंदर रोटी लगा देने से रोटी मुलायम हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से वो काम आपके पेट के अंदर क्लेदक कफ करता है, उसको स्नेह युक्त नरम बना देता है। अब वह पचने के लिए या कहें कि पकने के लिए तैयार है। फिर उसके ऊपर कौन काम करता है? हमारी पाचकाग्नि। पाचकाग्नि उसे पचाने का काम करती है। और बाकी की जो 2 चीजें हैं, देखिए, सबसे पहले क्लेद हो गया नंबर 1, यानी कि उसको गीला करना, नम करना। फिर उसके बाद प्राणवायु जो यहाँ से नीचे ले जाने का काम करती है। और जो तीसरा क्लेदक कफ जो पेट के अंदर है वो क्या करता है? उसको नरम यानी कि सॉफ्ट बनाता है। फिर पाचकाग्नि 4 हो गई। और बाकी की जो 2 चीजें हैं वह है काल, यानी कि समय। जब भूख लग रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस काल पर भोजन करना, या कहें कि सही समय पर भोजन करना। और जो दूसरा होता है योग, यानी कि भोजन का जो योग है, विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, सम मात्रा में भोजन करना चाहिए। यानी कि एक तो भूख लगी जब करना, और ऐसा भोजन करना जो शरीर के लिए हितकर हो, अच्छा हो, ना दूषित हो, ना विरुद्ध आहार हो, या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन ना हो। तो ये जो 5 चीजें मिलके होती हैं शरीर का पाचन करने वाला, या कहें कि अन्न के पाचन में बहुत ज्यादा सहयोगी होती हैं। तो देखिए, खाना खाते वक्त आपको ये 5 चीज का ध्यान रखना है, यानी कि अच्छे से चबा करके खाना। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है प्राणवायु, वो तो ठीक रहेगी, तो आपका अच्छा काम करने वाली है, अच्छे से भोजन को नीचे ले जाएगी। क्लेदक कफ होगा, उसको नरम करेगा। पाचकाग्नि होगी, उसे पचाएगी। तथा सही समय पर भोजन करना, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। आप तो कहेंगे जी हम तो खाना खूब खा रहे हैं, पच नहीं रहा, लेकिन भूख लगने पर नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। और साथ ही साथ खाना किस प्रकार का है वह भी अच्छा होना चाहिए, वह शरीर के लिए हितकर होना चाहिए। फिर सबसे पहले जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वह जब नम होता है या गीला होता है, उससे रस का जो निर्माण होता है, तो वह मधुर रस, मीठा स्वाद होता है, जिससे कि हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। तो भोजन करते ही सबसे पहला काम होता है शरीर में कफ की वृद्धि होना। क्यों? क्योंकि वह मधुर रस निर्माण होता है। फिर वो धीरे से थोड़ा सा नीचे उतरता है आमाशय के, तो जब उसमें पाचक द्रव्य मिलते हैं, पाचक रस मिलते हैं, तो फिर वो उसे पचाने लगते हैं, यानी कि पाचकाग्नि उस पर काम करती है, तो वो अम्ल रस का हो जाता है, खट्टे स्वभाव का हो जाता है, या खट्टे रस का, स्वाद का हो जाता है। तो फिर उस खट्टा होने से पित्त की वृद्धि होती है, यानी कि भोजन करने के दूसरे काल में, पहले कफ की, फिर दूसरे काल में अम्ल रस हो जाने की वजह से पित्त की वृद्धि होती है। फिर तीसरे काल में जब वह छोटी आंत द्वारा अवशोषित होने लगता है या अवशोषित हो जाता है, तो वह पिंड रूप बन जाता है, यानी कि रस जो है आंत अवशोष कर लेती है और वो थोड़ा सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो वह जो सेमी सॉलिड यानी कि जो हमारा स्टूल होता है वह कटु स्वाद का, यानी कि तीखे स्वभाव का हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि होती है। तो भोजन करेंगे तो आप सबसे पहले कफ बढ़ेगा, फिर मध्य काल में पित्त बढ़ेगा और अंत काल में वात बढ़ता है। और भोजन के पाचन में आहार मनोकूल होना चाहिए, यानी कि मन के अनुकूल, जो आपको मन को प्रसन्न करे, इंद्रियों को तृप्त करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मनोकूल है तो वो अहितकर हो, जैसे
कि पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर ये तो मनोकूल है जी, बड़ा अच्छा लगता है हमें, तो आप कह रहे हैं मनोकूल होना चाहिए। तो मनोकूल होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि गोलगप्पे खा के आप अपना गुजारा करें, उससे नहीं होने वाला। महर्षि चरक वहाँ साफ साफ कहते हैं मनोकूल आहार हितकर होना चाहिए, यानी कि मन को भी अच्छा लगे और स्वास्थ्य के लिए भी उचित हो। ऐसा नहीं कि मनोकूल हो लेकिन अहितकर हो। तो इसीलिए पहले के समय में इतनी सारी विविधताएं हुआ करती थी पकवान की, उसमें मिर्च मसाले ये सब चीज़ें डाल के उसे थोड़ा स्वादिष्ट बनाया जाता था, तथा इन मिर्च मसालों की वजह से वह स्वादिष्ट के साथ साथ पोषक तत्व देने वाला होता था, शरीर को पुष्टि देने वाला होता था। तो आहार मन के अनुकूल होना चाहिए। अगर उसकी गंध आपको अच्छी नहीं लग रही, भले ही वो बहुत अच्छा है, यानी कि आपने हितकर आहार बनाया, बहुत अच्छी चीज़ बनाई, बिल्कुल भी उसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं है, कोई भी खराब चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी गंध वगैरह आपके शरीर को या आपकी नाक को अच्छी नहीं लग रही है, आपका जो टेस्ट है उसका वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो आपको फायदा करने वाला नहीं है या सही से पचने वाला नहीं है। आहार अच्छा भी हो, साथ ही साथ कुछ टेस्ट या कहें कि तृप्ति देने वाला हो, मन के अनुकूल हो, उसकी गंध वगैरह शरीर को अच्छी लगे, नाक को अच्छी लगे और जो हमारा मन है उससे खुश हो जाए, तो करके उसका पाचन बहुत ही अच्छे से होता है। अब बात करते हैं ग्रहणी दोष की शुरुआत कैसे होती है, यानी कि आईबीएस की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत में जो सबसे पहली बात ही महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि स लौल्या लभ्यते शीघ्रम भक्षयन्ते यथा परम तुते, अर्थात लौल्या लभ्यते, लालचवश जब मनुष्य भोजन के नियमों का पालन नहीं करता है, अर्थात जो कि भोजन में पचने में सहायक चीजें होती हैं उनको ध्यान नहीं रखता है, और फिर उस प्रकार से वो लालचवश कभी भी किसी भी समय में भूख लगे बिना या कहीं कि लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना लालचवश, या बार बार चीज़ों को खाना, पेट को या कहीं कि अग्नि को बल प्रदान न करना, उसकी आज्ञा के बिना भोजन करना, यानी कि अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है, भूख लगी नहीं है और उसके बिना भोजन करना, तो लालच सबसे बड़ा कारण होता है इस रोग। फिर लालच के बाद पाचका अग्नि विकृत हो जाती है, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर खराब हो जाती है। उसके खराब होने के बाद फिर ग्रहणी कला विकृत हो जाती है, यानी कि इंस्टेटाइन की जो मूवमेंट होती है, हमारी बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। और फिर उसके बाद बहुत से रोग जैसे मंद अग्नि यानी कि खराब पाचन, अजीर्ण यानी कि अपच होना, भोजन पड़े रहना, नहीं पचना, उसके बाद अतिसार, लूज मोशन, ग्रहणी, आईबीएस, कुछ भी नाम ले लीजिए, ये सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन के नियमों की बात करें तो साथ ही साथ हम आगे की वीडियोस में उसके नियमों की भी बात करते रहेंगे, किस प्रकार से भोजन करना उचित होता है। तो वैसा कहते हैं कि खराब नियम से यदि आप भोजन करते हैं, यानी कि जब भूख ना लगे तब भोजन कर लेना, भूख लगने पर बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना, कभी सही समय पर भोजन कर लिया, आज 8 बजे तो अगले दिन 2 बजे किया दोपहर में, वह खराब नियम। अति गुरु, बहुत भारी भोजन बार बार करते ही रहना, जैसे चीज़, पनीर, ये सब चीज़ें रोज खाते रहना, इसको कभी भी इसमें गैप ना देना, चॉकलेट, आइसक्रीम, भारी जैसी चीज़ें, फैटी चीज़ें बहुत खाना, और उसके बाद भी कसरत, व्यायाम इत्यादि ना करना और निरंतर इसका सेवन करते रहना। दूषित आहार का ज़्यादा सेवन करना, ठंडी फ्रिज युक्त चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, इस तरह की चीज़ों से जो होता है कि धीरे धीरे आईबीएस आपको क्रिएट हो जाता है। फिर बात करते हैं कि ग्रहणी दोष की जो शुरुआत होती है, यानी कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हैं जैसे कब्ज इत्यादि, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, 2-2, 3-3 दिन तक ना स्टूल पास होना, या कहीं कि अतिसार, लूज मोशन, बहुत ज़्यादा खाते ही मोशन, ये सब तो बहुत बाद के सिम्टम्स है। जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक सिम्टम्स, वो क्या होते हैं? देखिए उसके अंदर क्या होगी, तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी इंसान को, बार बार प्यास लगेगी, दिन में कई बार प्यास लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, बल की हानि हो जाएगी, आलस बहुत ज़्यादा आएगा, इतना आएगा आप बस कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, बस पड़े रहें, कहीं कुर्सी मिल जाए, कहीं बेड मिल जाए, कहीं बिस्तर मिल जाए, जहाँ कहीं गए भी हैं तो वहाँ भी कहीं टेक लगा के बैठ जाएंगे, आलसी की तरफ पड़े रहेंगे, कुछ इच्छा नहीं होगी, बल की हानि हो जाएगी, कुछ करने की इच्छा नहीं करेगा, शरीर में ताकत खत्म हो जाएगी और जो खाया हुआ अन्न है उसमें विदाह होगा, यानी कि जलन उत्पन्न होगी। फिर बहुत देर से वो पचेगा, बहुत लंबे काल तक पचेगा, शरीर भारी भारी रहेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा वजन एक्स्ट्रा शरीर में आ गया है, इसको अब धोना पड़ रहा है, ये खुद से नहीं चल रहा है। इस तरह के जो लक्षण होंगे आपके शरीर में दिखाई पड़ेंगे। फिर उन्होंने इसकी कैटेगरीज बताई हैं, यानी कि वात, पित्त, कफ, 3 दोषों से, फिर उसके बाद 2, इनमें से किसी 2 के साथ द्वंद्व, और इन तीनों से जब मिक्स आईबीएस होता है तो वह त्रिदोष से कहलाता है, या कहीं कि सन्निपातक से कहलाता है। फिर हम इनकी कैटेगरीज के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे ताकि आप अच्छे से पहचान सकें कि मुझे कौन सा आईबीएस है, कहीं 2 दोषों से युक्त तो नहीं है, या कहें कि कौन सी सिचुएशन हमारी खराब हुई है, वायु खराब हुई है, कि 2 कोई दोष खराब हुए हैं या कि तीनों दोष खराब हुए हैं। इस तरह से जब आप जानेंगे फिर चिकित्सा की हम शुरुआत करेंगे, वहां से फिर आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ की चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस वीडियो में हमने ये समझा
कि पाचन किस प्रकार से होता है, मुख्य क्या ध्यान रखना चाहिए पाचन के अंदर, भोजन करते समय आहार के अंदर। बाकी हम और भी नियमों की डिटेल में बात करेंगे, वो धीरे धीरे करते रहेंगे, परंतु एक बार चिकित्सा आपकी शुरू हो जाए, आपको लाभ मिलने लगे, वो मैं पहले चाहता हूँ। इसलिए आप अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए अभी से ही तैयार हो जाएं। देखिए, यह तो मेडिसिन है ना, जो वो 20 से 30% आपको सहायक होने वाली है। आपकी लाइफस्टाइल इसमें फिर अलग से जोड़ ली तो 50% सहायक होने वाला है। बाकी के जो 50 से 60% का काम है वो आपका मस्तिष्क करने वाला है, क्योंकि मछली चरक साफ कहते हैं कि ये जो औषधि जो चीज़ें होती हैं, ये सब बहुत कम मात्रा में सहयोगी होती हैं यदि आपका मन साथ ना दे, यानी कि मस्तिष्क आपका गहन विचार में डूबा रहे, तनाव में रहे और आप दवाइयाँ खाते रहें, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको बुद्धि से तैयार होना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप बुद्धि से तैयार रहेंगे अपने किसी भी रोग को सही करने के लिए। पहले आपको तैयारी माइंड से ही चाहिए, उसके बाद औषधियों की आपको सहायता पड़ेगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।